हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक पार्क रेंजर की आप बीती लेकर आया हूँ। जंगल में क्रिप्टिड्स के बारे में पार्क रेंजर से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और आज की कहानी भी एक ऐसे पार्क रेंजर की है जिसका सामना जंगल के सबसे खौफनाक प्राणी से हुआ। जी हाँ, उसका सामना वेंडिगो से हुआ। कहानी काफी डरावनी है और आपको एकदम ऐसा फील होगा जैसे आप खुद जंगल के बीचों बीच हों। पूरी कहानी जरूर सुनिएगा और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अब एक हाइप का ऑप्शन भी आता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाइप का बटन जरूर प्रेस करें। इससे मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर को रीच मिल सकती है। आप अपना फीडबैक और सजेशन कमेंट्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात है 2002 की। मैं उस वक्त नॉर्दर्न मिनेसोटा में पार्क रेंजर की नौकरी कर रहा था। मैंने ये कहानी कभी पूरी तरह से किसी को नहीं बताई, लेकिन अब लगता है कि शायद वक्त आ गया है। मुझे ये बात अपने दिल से अब निकाल ही देनी चाहिए। उस वक्त मैं काफी जवान था, कॉलेज से नया नया निकला ही था और उस छोटे से नेशनल पार्क में नौकरी मिल जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो पार्क काफी बड़ा था, लेकिन उनका स्टाफ बहुत कम था। मिनेसोटा के उस जंगल में कई हाइकिंग ट्रेल्स थीं, कैंप साइट्स थीं और कई जगह पर कैबिन्स बने हुए थे। मेरा काम काफी आसान था, भटके हुए लोगों की मदद करना, ये देखना कि जंगली जानवर कैंप साइट्स के ज्यादा पास ना आए और रात में ऑफिस लॉक करना। बस इतना ही, कुछ ज्यादा रोमांचक नहीं था, बल्कि कई बार तो ये नौकरी काफी रिलैक्सिंग लगती थी। लेकिन फिर गर्मियों का समय आया और चीजें अजीब होने लगी। सबसे पहले जो बदलाव आया वो आवाजों की वजह से आया, या कहें कि आवाजों के ना होने की वजह से। जिस किसी ने भी जंगल में वक्त बिताया है वो जानता है कि रात के समय जंगल कितना शोर करता है। उल्लुओं की आवाजें, झिंगुरों की झंकार, कभी कभी दूर से लोमड़ी या कायोटे की हल्की सी आवाजें। जंगल में ये सब काफी नॉर्मल होता है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा था जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी कभी वो सन्नाटा इतना गहरा होता था कि लगता था जैसे वो मेरे ऊपर दबाव बना रहा हो। मुझे याद है, एक रात में ऑफिस के बाहर खड़ा था। सूरज ढल चुका था और तभी मुझे वो अजीब सा एहसास हुआ। उस वक्त ना तो पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, ना ही जानवरों की आवाजें आ रही थी, यहां तक कि हवा भी नहीं चल रही थी। बस एक अननेचुरल सा साइलेंस था। मुझे अच्छे से याद है, उस सन्नाटे ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। उस वक्त मैंने दो बातें सोची, या तो शायद मौसम बदल रहा है या फिर कोई बड़ा जानवर अभी अभी मेरे पास से गुजरा है जो मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं मैं जानता था कि कुछ सही नहीं है। कुछ ही दिनों बाद कैंपर्स की शिकायतें भी आने लगी। कई लोगों ने कहा कि रात में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, पर वो ये नहीं बता पा रहे थे कि वो आवाजें किसकी थीं या कैसी थीं। एक आदमी ने तो कहा उसे लगा जैसे कोई झाड़ियों के बीच कुछ भारी चीज घसीट रहा हो। दूसरा कह रहा था कि उसे पेड़ों के बीच से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। लेकिन जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने वो सारी बातें अपने जहन में रखी, पर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता था। शायद वो हवा की आवाज या हवा से पेड़ों और झाड़ियों के हिलने की आवाज भी हो सकती थी। लेकिन धीरे धीरे रिपोर्ट्स बढ़ने लगी, और ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा डिस्टर्बिंग होती गई। एक फैमिली की बात तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। रविवार को सुबह सुबह एक फैमिली मेरे ऑफिस में आई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात वो सोए ही नहीं थे। फैमिली में जो फादर था वो सबको संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी रोए जा रही थी और उसका बच्चा उससे ऐसे चिपका हुआ था जैसे उसकी जान उसी में बसी हो। उस आदमी ने बताया कि रात के बीच में उनकी नींद खुली और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके टेंट के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो। पहले उसे लगा कि कोई भालू है, लेकिन फिर उसने महसूस किया वो कदमों की आवाज थी, एक रिदम में आ रही थी, जैसे कोई जानबूझकर टेंट के चारों तरफ घूम रहा हो। जो फादर था उसने टेंट की जिप खोली और बाहर झांक कर देखा। जब वो मुझे बता रहा था तो उसने कसम खाकर कहा
कि वहां उसने एक आकृति देखी, एक इंसानी आकृति। उनकी कैंपसाइट के ठीक बाहर कोई खड़ा था, लेकिन वो बहुत अजीब तरीके का इंसान था। उसकी हाइट काफी लंबी थी और वो बहुत दुबला पतला था और बड़ी ही अजीब तरीके से झुका हुआ था, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो। उसने एक और अजीब बात बताई। वो इंसान अजीब तरीके से हल्का हल्का झूल रहा था। फिर उसने आवाज लगाकर पूछा भी कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो जो भी कोई था बिल्कुल चुप था, बस वहीं खड़ा था, वैसे ही झूल रहा था। तब तक सूरज निकलने ही वाला था और वो काफी देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा। और जैसे ही सुबह का उजाला फैलने लगा, उसने देखा कि वो आकृति मुड़ी और जंगल की तरफ चली गई। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे कोई पपेट हो जिसे सही से कंट्रोल ना किया जा रहा हो, या कोई जिसे अभी अभी नींद से उठाया गया हो और उसे पता ही ना हो कि वो कर क्या रहा है। मुझे नहीं पता था कि उन्हें क्या कहूं, मतलब ऐसी बात पर कोई क्या बोल सकता है। मैंने रिपोर्ट तो फाइल कर दी, लेकिन उसमें क्या लिखता? कैंपर किसी भूत जैसे लंबे आदमी से डर गया। ये काफी बेहुदा लगता, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था, मैं जानता था वो असली था। मैंने उन्हें कहा कि शायद कोई हाइकर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, या कोई नशे में धुत कैंपर गलती से उनके कैंपसाइट में आ गया होगा। अब उनको तो मैंने समझा दिया, लेकिन उसके बाद वो कहानियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरे पास और भी ज्यादा लोग आने लगे। कहते थे कि उन्हें एक अजीब लंबा सा आदमी दिखा, कभी कैंपसाइट के किनारों पर तो कभी सुनसान ट्रेल्स पर, और हमेशा शाम के वक्त दिखता था या फिर सूरज ढलने के बाद, और हमेशा इतना दूर कि कोई भी उसे अच्छे से देख नहीं पाता था। कुछ रेंजर्स तो मजाक बनाने लगे थे कि हमारे जंगल में कोई फॉरेस्ट होबो छिपा बैठा है। कुछ ने तो ये तक पूछा कि क्या हमें एक सर्च पार्टी भेजनी चाहिए। शायद कोई मानसिक रूप से बीमार इंसान रास्ता भटक गया हो, इतने दिनों से जंगल में भटक रहा हो, और क्या पता वो खतरनाक हो। पर मुझे नहीं लगता था कि मामला इतना सीधा है। इतनी सारी साइटिंग्स में कुछ तो डरावना था। लोग जिस तरह से उस आकृति की हरकतें बयां करते थे और उसे देखे जाने के बाद जंगल में जो अचानक सन्नाटा छा जाता था, वो सब चीजें मिलकर कुछ ऐसी चीज बनाते थे जो नॉर्मल की श्रेणी में फिट नहीं बैठता था। अब कुछ और घटनाएं भी होने लगी। जंगल में दूर बने कैबिन्स की लाइट्स कभी कभी अजीब तरीके से टिमटिमाने लगती थी, जबकि हम कुछ ही दिन पहले उनकी वायरिंग चेक कर चुके थे। पेड़ हिलते झुकते, जबकि हवा का एक झोंका भी नहीं चलता था। और सबसे बुरा था वो लगातार घूरे जाने वाला एहसास। कई लोगों ने वो चीज महसूस की थी, जैसे जंगल में से कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। जब मैं रात की ड्यूटी में जंगल का निरीक्षण करता था, तभी मुझे भी एक तेज एहसास होता था, जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। मैं तुरंत मुड़ता, लेकिन पेड़ और परछाइयों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। और हाँ, वो अजीब सी चुप्पी। अब तो ऐसा हो गया था कि मैं रात की ड्यूटी करने से डरने लगा था। अंधेरा जैसे हर दिन और करीब आता जा रहा था, और वो बेचैनी हर रोज और गहरी होती जा रही थी। मुझे एक रात खास तौर पर याद है। हैलोवीन से ठीक एक हफ्ता पहले की बात है। मैं उस दिन ऑफिस बंद करने में लेट हो गया था, क्योंकि कुछ हाइकर्स आखिरी समय में आ गए थे। जैसे ही मैं अपने ट्रक की तरफ गया, मुझे फिर से वही एहसास हुआ, जैसे पेड़ों के पीछे से कोई अनजान आंखें मुझे घूर रही हों। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, अंधेरे में टॉर्च की रोशनी मारी, और एक पल को मुझे लगा जैसे पेड़ों के पीछे कुछ हिला है, एक पतली सी परछाई। लेकिन जब मैंने फोकस करके देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन एक अजीब सा डर मेरे अंदर बैठ गया था। उस रात मैं अपना ट्रक लेकर भागा, और जब तक पार्क से मीलों दूर नहीं निकल गया, मैंने रियरव्यू मिरर देखना बंद नहीं किया। अगले दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने पार्क के एक पुराने रेंजर से बात की। मैंने उसे सब बताया, जो कुछ भी इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था। मुझे लगा अगर किसी को कुछ पता होगा या हल्का सा भी आइडिया होगा, तो शायद वो यही आदमी होगा। वो रेंजर कई सालों से वहां काम कर रहा था, उस जंगल के हर कोने को जानता था। मैं आज तक नहीं भूल सकता
जब मैंने उसे सारी अजीब घटनाएं बताईं तो उसके चेहरे पर जो भाव आया वो बहुत गहरा था। कुछ देर के लिए वो आदमी एकदम चुप हो गया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या मैं वेंडिगो के बारे में जानता हूं? मैं मिनेसोटा में पला बड़ा हूं, तो हाँ, मुझे उन कहानियों का पता था और शायद आप में से भी बहुत लोगों को पता होगा। कहते हैं वेंडिगो एक पौराणिक जीव है जो एल्गोक्विन लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा राक्षस जो इंसानों को अपने कब्जे में ले लेता है और उन्हें एक ऐसा भयंकर नरभक्षी बना देता है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। लेकिन मैंने सोचा ये सब तो मिथक है ना? लेकिन उस बूढ़े रेंजर की आंखों में देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो इन सब को सिर्फ कहानी मानता है। उसने कहा, हर कुछ दशकों में एक बार पार्क में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जानवर गायब होने लगते हैं, कैंपर्स अजीब चीजें देखने की रिपोर्ट देते हैं और वो अजीब सा सन्नाटा वो भी पूरे जंगल में फैल जाता है। उसने बताया उसके दादाजी ने उसे एक कहानी सुनाई थी। 1930 के दशक में एक भयानक दौर आया था। कई कैंपर्स का पूरा ग्रुप अचानक गायब हो गया था। उनका कोई निशान तक नहीं मिला। सर्च पार्टीज हफ्तों तक जंगल छानती रहीं, पर उनका एक भी सुराग नहीं मिला, जैसे वो सब हवा में गायब हो गए हों। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। सब कुछ बकवास लग रहा था, पर सामने बैठा वो बूढ़ा आदमी, एकदम गंभीर चेहरा, उसे देखकर हंसना भी गलत लगा। मैं उसे बोलना चाहता था कि वो बस मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, पर सच कहूं, उसकी आंखों में जो गंभीरता थी, उसने मेरे मुंह से हर सवाल छीन लिया। फिर उसने कहा, सावधान रहना और जो भी हो जाए कोशिश करना कि अंधेरा होने के बाद पार्क में मत रुकना। जंगल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल है और वो चीजें बहुत खतरनाक हैं। मैंने सर हिलाया, शुक्रिया कहा, पर अंदर से मैं डर के मारे कांप रहा था। मतलब मुझे नहीं लगता था कि राक्षस या भूत प्रेत जैसी चीजें सच में होती हैं, लेकिन जो कुछ मैंने पिछले कुछ हफ्तों में देखा और महसूस किया था, उसके बाद मैं इस बात को एकदम नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। जैसे जैसे अक्टूबर का महीना बीता, पार्क में तनाव और बढ़ता गया और भी ज्यादा कैंपर्स अपनी ट्रिप बीच में छोड़कर जाने लगे। कहते थे कि उन्हें वहां असुरक्षित या अजीब महसूस हो रहा है। कुछ लोगों ने तो वैंडलिज्म की रिपोर्ट तक दी। उनके सामान को फाड़ा गया था या बखेर दिया गया था। छोटे छोटे जानवरों की लाशें अजीब से पैटर्न में पड़ी मिलती थीं। कई लोगों को लगने लगा कि कोई बीमार मानसिकता वाला आदमी ये सब चीजें कर रहा है, लेकिन उस बूढ़े पार्क रेंजर की बातें मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। बाकी रेंजर्स भी ये सब महसूस कर रहे थे। हम ऑफिस में साथ बैठते, हंसी मजाक करने की कोशिश करते, पर अंदर ही अंदर सबके चेहरे पर डर की परत साफ दिखती थी। यह सब एक ऐसा टॉपिक बन गया था जिस पर कोई तब तक बात नहीं करता था जब तक जरूरी ना हो। मैंने भी अब ज्यादा सावधानियां बरतनी शुरू कर दी थी। एक बड़ा टॉर्च साथ में रखने लगा था, रेडियो हमेशा चार्ज रखता था और जब तक जरूरत ना हो कभी अकेले जंगल में नहीं जाता था। पर फिर भी वो बेचैनी, वो डर, वो नहीं जाता था। हर पल, हर मिनट, ड्यूटी के हर हिस्से में वो डर मेरे साथ रहता था। और फिर आया 30 अक्टूबर, हैलोवीन से एक रात पहले। उस दिन मेरी लेट शिफ्ट थी और पता नहीं क्यों पार्क में उस दिन कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। शायद लोग सर्दी से पहले आखिरी बार कैंपिंग का मजा लेना चाहते थे, या शायद कुछ लोग हैलोवीन की रात बाहर जंगल में डरावने माहौल में बिताना चाहते थे। जो भी वजह रही हो, मैं पूरी शाम काफी बिजी रहा। लेट आने वाले कैंपर्स को गाइड करना, हर किसी को उनके कैंपसाइट पर सेट करना, मैं इसी सब में काफी बिजी था। जब तक सब कुछ शांत हुआ, अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था और ऑफिस में अब सिर्फ मैं ही बचा था। मुझे ऑफिस लॉक करके घर निकल जाना चाहिए था। मेरी अंदर की आवाज भी यही कह रही थी, लेकिन कुछ कागजी काम बाकी था, तो मैंने सोचा 1 घंटे और क्या फर्क पड़ेगा। और फिर आप जानते हैं ना, जब आप पूरे दिन लोगों के बीच रहते हैं तो कुछ देर के लिए डर दब जाता है। उस दिन बहुत से लोगों से बातें की थी तो अकेलापन ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। पर काश
काश मैंने अपनी इंस्टिंक्ट्स सुनी होती, क्योंकि जो उसके बाद हुआ उसकी वजह से आज तक मैं बिना लाइट जलाए सो नहीं पाता। हुआ ये था कि मैं ऑफिस में बैठा था, कुछ पेपर वर्क पूरे कर रहा था। ऊपर लाइट्स की ट्यूब हमेशा की तरह अपनी झंझनाहट वाली आवाज कर रही थी। बाहर पूरा अंधेरा था, मतलब ऐसा अंधेरा कि हाथ सामने रखो तो वो भी ना दिखे। मैं बार बार घड़ी देख रहा था, खुद से कहता बस 5 मिनट और। लेकिन आप जानते हैं ना, जैसे ही आप काम में डूबते हैं वो 5 मिनट 10 बन जाते हैं और फिर 20, और देखते ही देखते रात के 12 बजने को आए थे। और फिर जंगल में वो सन्नाटा फिर से लौट आया, ऐसा जैसे किसी ने पूरे पार्क पर एक मोटी सी चादर डाल दी हो। हवा एकदम बंद हो गई थी, झिंगुर भी चुप हो गए थे, कोई भी आवाज नहीं थी, सिर्फ वो लाइट की भनभनाहट और मेरे पेन की आवाज जो पेपर पर चल रहा था। तभी मैंने ठान लिया, बस बहुत हो गया। कोई भी फॉर्म इतना जरूरी नहीं होता कि जान का रिस्क लिया जाए। मैंने सब कुछ समेटना शुरू किया, कंप्यूटर शट डाउन किया, लाइट्स ऑफ की और ऑफिस लॉक करने लगा। लेकिन ऑफिस लॉक करते हुए मुझे फिर से वही एहसास हुआ, वो घूरे जाने वाला एहसास। मैंने उस एहसास को इग्नोर करने की कोशिश की, खुद से कहा तू बस डरपोक बन रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरे हाथ कांप रहे थे, चाबी ताले में डालना तक मुश्किल हो रहा था। लॉक लगाने के बाद मैं सीधा अपने ट्रक की तरफ भागा। ऑफिस से ट्रक बस 20 फीट की दूरी पर था, लेकिन उस रात वो 20 फीट भी एक मील जैसे लग रहे थे। मेरे हाथ में ट्रक की चाबी थी, मैं ट्रक में बस बैठने ही वाला था कि तभी मैंने एक आवाज सुनी, जैसे किसी ने सूखे पत्तों पर पैर रखा हो। और वो एक कदम नहीं था, बल्कि धीमे धीमे सोच समझकर रखे गए कदमों की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी कोई वहां बाहर था वो जानबूझकर चाहता था कि मैं उसकी मौजूदगी सुन सकूं। मैं वहीं जम गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा, कांपते हुए हाथों से टॉर्च मारी और फिर मैंने उसे देखा। पेड़ों की लाइन के बिल्कुल किनारे, मुझसे करीब 30 फीट दूर एक आकृति खड़ी थी। शुरुआत में मैंने खुद को समझाया कि वो बस किसी पेड़ की परछाई है, लेकिन फिर वो हिली, और भगवान की कसम जिस तरह से वो हिली वो एकदम अजीब था। उसके जोड़ ऐसे मुड़ रहे थे जैसे वो इंसानी शरीर के ना हो। वो अजीब तरीके से झुका हुआ था, उसकी बाहें नीचे बहुत ज्यादा लटक रही थी और वो काफी ज्यादा लंबी थी। एक पल के लिए मेरा दिमाग उसे समझने की कोशिश करता रहा। मैंने खुद से कहा कोई रास्ता भटका हाइकर होगा, शायद कोई घायल है और उसे मेरी मदद चाहिए। उसे देखकर हर कोई यही सोचता। मैंने आवाज लगाई, अरे भाई तुम ठीक हो ना? मेरी आवाज अजीब लग रही थी, काफी पतली और कांपती हुई सुनाई दी। मैं अपने डर को छुपा नहीं पाया, पर वो जो कोई भी था उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ा रहा। वो हल्का हल्का झूल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे बाकी लोगों ने बताया था, जैसे कोई हवा उसे हिला रही हो, जबकि उस पल हवा का एक झोंका भी नहीं था। और तभी वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, पर वो चल नहीं रहा था। कम से कम आम इंसानों की तरह तो बिल्कुल नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिसल रहा हो। मैंने उसके पैर हिलते हुए देखे, पर यह साफ नहीं था कि वो जमीन को छू भी रहे हैं या नहीं। और बस वहीं मेरा सब्र टूट गया। मुझे याद भी नहीं कि मैंने दौड़ने का फैसला कब लिया। एक पल मैं वहां खड़ा था और अगले ही पल मैं ऑफिस की तरफ दौड़ रहा था। मेरे पीछे मुझे उसकी सांसों जैसी आवाज सुनाई दे रही थी, एक अजीब घुटती सी सांसों की आवाज, जैसे वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हो। मैं ऑफिस के दरवाजे से इतनी जोर से टकराया कि मुझे लगा वो टूट जाएगा। मैं जल्दी जल्दी चाबी लॉक में डालने की कोशिश कर रहा था, पर जितना ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करता वो उतना ही मुश्किल हो रहा था। और उस पूरे वक्त मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो मेरे और करीब आ रहा था। आखिरकार दरवाजा खुला और मैं लगभग गिरते हुए अंदर पहुंचा।
जितना जल्दी हो सका मैंने दरवाज़ा बंद किया, लॉक लगाया, फिर दरवाजे से थोड़ा पीछे हट गया। अपनी सांसें संभालने की कोशिश करता रहा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। ऑफिस बिल्कुल शांत था। बस मेरी हाफती हुई सांसों की आवाज आ रही थी। मुझे लगने लगा कि शायद मैंने सब कुछ अपनी कल्पना में बना लिया था, या हो सकता है जो भी वो चीज थी वो मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। लेकिन तभी मैंने देखा एक परछाई खिड़की के बाहर से गुजर रही थी। उसकी चाल बहुत धीमी थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि वो बस चला जाए, लेकिन वो चीज गई नहीं। वो खिड़की के सामने आकर रुक गई और फिर मेरी तरफ मुड़ी। उस चीज का चेहरा जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान के चेहरे को खींचकर बिल्कुल बिगाड़ दिया हो। उसकी आंखें खोपड़ी के बहुत अंदर धसी हुई थी, लेकिन ऑफिस की लाइट की रोशनी को ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही थी कि एक अजीब डरावनी चमक पैदा हो रही थी। उसका मुंह बहुत चौड़ा था, लेकिन मुझे अब तक उसके दांत नहीं दिखे थे। उसने अपना चेहरा खिड़की के कांच से सटा दिया। लंबी और पतली उंगलियों से खिड़की को धीरे धीरे खरोंचने लगा। वो खरोंचने की आवाज बहुत भयानक थी, इतनी तीखी कि मेरे दांतों में तकलीफ होने लगी थी। मैं हिला तक नहीं, शायद मैं हिल भी नहीं सकता था। मैंने अपनी सांसें भी रोक रखी थी। मैं बस उसे घूरता रहा और फिर वो आवाज रुक गई। वो सीधा खड़ा हो गया। कसम खाकर कहता हूं, वो बहुत लंबा था, कम से कम 8 फीट का था। उसने मुझे एक नजर देखा। उसकी आंखें जो अब चमक रही थी, ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा के अंदर तक झांक रही हो। फिर वो मुड़ा और अजीब तरीके से चला गया। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो कैसे गया, क्योंकि ना वो चल कर गया ना ही दौड़ कर गया। ऐसा लगा जैसे वो अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद मैं बस वहीं खड़ा रहा। जो कुछ मैंने देखा उसे पूरी तरह समझने की कोशिश करता रहा। मैं बहुत डरा हुआ था, इतना कि हिल तक नहीं पाया। खाली खिड़की को देखता रहा। मेरी टांगें बुरी तरह से कांप रही थी। मैं मदद के लिए कॉल करना चाहता था, पर उस वक्त मैं हिल नहीं सका। फोन तक जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। आखिर में किसी तरह खुद को घसीटकर एक कुर्सी उठाई और दरवाजे के हैंडल के नीचे फंसा दी। ऐसा करने से शायद कुछ खास असर नहीं पड़ता, पर ऐसा करने से थोड़ी राहत मिली। बाकी की रात मैंने ऑफिस के कोने में दुबक कर बिताई। हर छोटी सी आवाज पर मैं चौंक जाता था। हर बार यही सोचता, वो चीज अब भी बाहर होगी, और अगर उसने चाहा तो वो आराम से खिड़की तोड़कर अंदर आ सकती थी। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, मैंने अपनी चीजें उठाईं और बाहर निकलने की तैयारी की। बाहर रोशनी में आकर थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। अंधेरे का असर जैसे थोड़ा कम हो गया था। मैं धीरे धीरे अपने ट्रक की तरफ बढ़ा। बाएं देखा, फिर दाएं देखा, और हर 2 सेकंड में यही दोहराता रहा। जब ड्राइवर साइड पर पहुंचा तो जल्दी से लॉक खोला, दरवाजा खोला और अंदर झांका, ये पक्का करने के लिए कि ट्रक में कोई और तो नहीं है। अभी मैं ट्रक में चढ़ ही रहा था, एक पैर अभी भी जमीन पर था, और तभी अचानक मेरे बाएं टखने में जैसी आग सी लग गई। तेज झनझनाती हुई जलन होने लगी। मैंने झटके से पैर खींचा और चीख पड़ा। उसी पल मुझे लगा किसी ने मुझे पकड़ लिया है, जैसे बहुत तेज और नुकीले दांत मेरी त्वचा को चीरते हुए अंदर घुस गए हों। वो दर्द पूरे शरीर में दौड़ गया। मैं बुरी तरह चीख रहा था। 2-3 सेकंड्स तक पूरी ताकत से खींचता रहा, और तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। उसके बाद पागलों की तरह मैंने ट्रक का दरवाजा बंद किया, इंजन ऑन किया और पूरी स्पीड में वहां से निकल गया। इतनी तेजी से निकला कि कई बार पेड़ों से टकराने वाला था। मैं कहीं नहीं रुका, सीधे पास के हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच की। मैंने जो कुछ हुआ वो सब कुछ सच सच बता दिया कि किसी चीज ने मुझे काटा, मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं देख नहीं पाया कि वो क्या था।
मुझे शक था कि वो चीज मेरे ट्रक के नीचे छिपी हुई थी। डॉक्टर ने जब घाव देखा तो वो थोड़ा हैरान हुआ। टांके लगाने से पहले उसने कहा, ये दांतों के निशान अजीब हैं, इंसानों जैसे दिखते हैं, जैसे किसी आदमी ने काटा हो, पर बहुत ही नुकीले पैने दांतों वाले आदमी ने। तो हाँ, उस रात ने मुझे पूरी जिंदगी के लिए बदल दिया। मैंने अपने सुपरवाइजर को फोन किया, अपनी चोट के बारे में बताया, कुछ दिन की छुट्टी भी मिल गई। लेकिन फोन काटने से पहले मैंने एक बात पूछी, क्या कोई ऑफिस जाकर जांच कर सकता है? जहां मेरा ट्रक खड़ा था और ऑफिस की खिड़की के पास, क्या वहां किसी के पैरों के निशान या हाथों के निशान ढूंढ सकता है? कुछ देर बाद जवाब आया, वहां कुछ नहीं मिला। ना कोई निशान मिला, ना कोई सबूत मिला कि वहां कोई इंसान या कोई जानवर आया था। बाकी सबके लिए वो पार्क अब भी वैसा ही था, शांत, सुंदर, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं वहां एक पल के लिए भी वापस नहीं जाना चाहता था। पर फिर सोचा, सैलरी चाहिए, खर्चे उठाने हैं। तो मैंने हिम्मत जुटाई और वापस चला गया। जिस दिन मैं ऑफिस गया, मेरे साथी एक एक करके ऑफिस पहुंचे। हर किसी ने वो कहानी सुन ली थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, बिल्कुल वैसा डर जैसा मैंने महसूस किया था। कुछ लोगों को मेरी बात पागलपन जैसी लगी, लेकिन कुछ लोगों को मेरी बात पर विश्वास हुआ, बल्कि शायद उन्हें भरोसा हो गया था कि वो सब सच है, और यही बात उन्हें और डरा गई थी। अगले 2 हफ्तों के लिए मुझे बाहर नहीं भेजा गया, सिर्फ ऑफिस का पेपर वर्क मिला ताकि मेरी टांग ठीक हो सके। पर उन 2 हफ्तों में सब कुछ सामान्य जैसा लग रहा था, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। सच कहूं तो फिर कभी भी चीजें सामान्य नहीं हुई। फिर धीरे धीरे पुराने कर्मचारी गए, नए आए, और मेरी आप बीती बस एक कहानी बनकर रह गई। जो पुराने लोग थे उन्हें यकीन था, लेकिन जो नए आए उन्हें लगा मैं पागल हूं। जब उन्हें अपना ठीक हुआ जख्म दिखाता तो वो बोलते कि ये तो कुछ भी हो सकता है। उस वाकये के ठीक बाद उन अजीब घटनाओं की रिपोर्ट्स आनी बंद हो गई। मैं नहीं जानता ये बात अच्छी थी कि बुरी। शायद मैंने उनके लिए अपनी बलि दी थी, और वो चीज मुझे काट कर वहां से चली गई। करीब 5 साल बाद मैंने जॉब बदल दी और किसी और स्टेट में चला गया, और तब से मैं उस नेशनल पार्क में कभी नहीं गया। अब मैं वहां रहता भी नहीं, लेकिन अगर रहूं भी तो शायद कभी लौटने का सोचूं भी नहीं। वो डर आज भी मेरे अंदर है। जब भी बारिश आने वाली होती है, मेरे टखने पर वो जख्म फिर से जलने लगता है। आप लोग एक बात याद रखना, अगर कभी किसी जंगल, पार्क या पहाड़ों पर जाओ और वहां के पार्क रेंजर, हाइकर या कैंपर आपको कोई कहानी सुनाए, तो उसे ध्यान से सुनना। चाहे आप उन बातों पर यकीन ना करते हो, लेकिन कम से कम उन्हें महज कहानी समझकर अनसुना मत करना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को हाइप भी दे सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले थर्सडे ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।